दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ प्रारंभिक परीक्षा, बीपीएससी तथा अन्य सामान्य अध्ययन से जो भी परीक्षाएं आगामी कुछ माह में संभावित हैं, उनके लिए हम घटना चक्र पूर्वालोकन से सामान्य इतिहास, जो भारत का इतिहास से उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हमने मौर्य काल से संबंधित जो है 70 प्रश्न इसमें उनकी व्याख्या की थी। आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू कर रहे हैं। जो 71 प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इससे पूर्व के जो प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली? तो उत्तराखंड राज्य में कालसी में जो है ये प्रति मिली थी। ये ब्राह्मी लिपि का एक प्रमुख शिलालेख। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? तो अशोक के द्वारा जो 14 वृहद शिलालेख किए गए हैं, उनमें जो 13 नंबर का जो शिलालेख है कलिंग युद्ध की जो है घटना का उल्लेख है। कलिंग युद्ध जो है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में जो है युद्ध किया था। इसी युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के बाद जो पीड़ा उत्पन्न हुई, इसके बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था उपगुप्त की सहायता से। तो उपगुप्त के द्वारा जो है महात्मा जो अशोक है, सम्राट जो अशोक है, उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है तो 13वें शिलालेख में मिलता है, अभी चर्चा किया है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित जो अभिलेख है वह कौन सा है? तो जो आपका शिलालेख 12 है। तो शिलालेख 12 में जो दीर्घ शिलालेख है, इसमें सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है, अर्थात जो धार्मिक सहिष्णुता का जो उल्लेख है वो शिलालेख 12 में दिया गया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, यह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा जो है कहा गया है। इनके माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति अपने धर्म को या अपने जो विश्वास है, भावना को, उसे श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। अगर मान भी रहे हैं तो वह दूसरे की जो भावनाएं हैं उनका जो है उनकी आलोचना ना करे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, तो वह जो संगम राज्य के विषय में बताते हैं तो दूसरा और 13वां शिलालेख में जो है संगम राज्यों का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है। चोल, पांड्य, सतयुत और केरल पुत्र सहित जो ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है तो दूसरे और 13वें शिलालेख में मिलती है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो दूसरे और 13वें शिलालेख में जो है सातवाहन राज्य का जो है उल्लेख इसमें नहीं किया गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टोलमी फिलाडेल्फस जिसके समय अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? तो वह मिस्र का जो है शासक था। और सम्राट अशोक के दरबार में डायोनीसियस जो है व्यक्ति भारत जो है आया। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह भी ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन राजाओं के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उन राजाओं में एंटीओकस सेकंड जो सीरिया का शासक था, तुर्मै या जो टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस जो मिस्र का राजा है, अंतकनी ये एंटीगोनस गोनातास यानी मकदूनिया का शासक है, और मग जो है साइरिन का शासक है, अलिक सुंदर ये एपेरिस का जो है शासक है। तो 5 यमन राजाओं के साथ सम्राट अशोक के जो है मित्रतापूर्ण जो है संबंध थे। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का शासक था? तो अभी हमने चर्चा किया मिस्र का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो वह जो वैदेशिक संबंधों की जो शुरुआत थी वो सम्राट अशोक के द्वारा मौर्य शासन में कर दी गई थी। हालांकि इनके जो इस मौर्य शासक के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही वैदेशिक संबंध की शुरुआत की गई थी, जिसमें उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके दहेज के रूप में जो है काबुल, कंधार और हेरात, मकरान जैसे
4 जो है वृहद प्रांतों को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। आगे है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो इसमें राज्य के प्रति वफादारी है, शांति और अहिंसा है, बड़ों का सम्मान है, धार्मिक सहनशीलता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, जिसमें शांति का उल्लेख है, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, सदाचरण, धार्मिक सहनशीलता। तो ये सभी अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जिसके अंतर्गत कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, झूठ मत बोलना, निसत्य बोलना, पवित्रता से रहना आदि जो है उल्लेख इसमें किया है। तो ऑप्शन ई इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो अशोलेख जो आपका स्तंभ लेख है वह 5 है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अशोक के प्रथम शिलालेख में अगर बात करें तो यह पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार दिया गया है कि यहाँ कोई भी जीव जो है मारकर बलि न दिया जाए। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार जो है अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध जो है निहित किया गया। इसमें तोता, मैना इत्यादि जो भी इसमें पशु पक्षी दिए गए हैं जो न खाए जाते हों और तथा अन्य किसी काम में न आते हों। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, 30वें और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं को, पूर्णिमा को और दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों या सूरों आदि को जो है न किया जाए। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो ये सोहगौरव का जो है ताम्रपत्र है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से जो है प्राप्त हुआ। इसके साथ ही बोगरा जिला बांग्लादेश में, जो अब वर्तमान में बांग्लादेश में है, यहाँ से भी इस तरह का जो अभिलेख है उसकी प्राप्ति हुई और ये प्राकृत भाषा का अभिलेख। तो सोहगौर आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में, जहाँ अन्न का भंडार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। ये भी सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को जो है नियंत्रित करता था। तो इसमें कथन और कारण है, ए सही है, आर सही, दोनों सही है, या व्याख्या सही है। दूसरा ऑप्शन है ए और दोनों सही है, परंतु जो है व्याख्या जो स्पष्टीकरण वो सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा, चूँकि कलिंग जो है उस समय सामरिक महत्व का केंद्र था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। ये सही है। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो ऐसा कैसे किसी जो है विद्रोह का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक आधार पर भूमि दान का जो प्रथम साक्ष्य है मौर्योत्तन युगीन सातवाहन शासकों के समय एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी और न ही इनके समय कृषकों के विरोध का कोई वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 86 है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के जो है राजदूत थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है वह इंडिका है। इसमें भारतीय समाज तथा तत्कालीन मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी उसका उल्लेख किया गया। इसमें दिया है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। इसने जो है जो भी मौर्य दरबार में निवास किया और यहाँ पर रहने के बाद जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ देखी, उन्हें अपनी जो है पुस्तक इंडिका में सूचीबद्ध किया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेगास्थनीज किसका दूत था। तो सेल्यूकस निकेटर का जो है था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया। कुछ प्रश्न बड़े आसान, लेकिन एक ही प्रश्न को कई तरीके से जो है पूछा जा सकता है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया। तो मेगास्थनीज की इंडिका में जो है मौर्य समाज को जो है 7 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें जो 7 श्रेणियाँ दी गई हैं समाज को विभाजित करने की, उसमें आपका दार्शनिक है, कृषक है, पशुपालक है। इन्हें आप ध्यान से देखेंगे, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है भारतीय समाज इंडिका के अनुसार जो है उस श्रेणी में शामिल नहीं था। दार्शनिक हो गया, कृषक है, पशुपालक है, कारीगर है, योद्धा है, निरीक्षक है तथा सभासद है। जबकि राज्य के जो साप्तांग सिद्धांत का उल्लेख, जो राज्य का
सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है वो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में दिया गया, जिसमें राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, कोष इत्यादि जो है मित्र जो है 7 अंग जो है राज्य के बताए गए हैं कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र। मेगस्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया? तो 7 में किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? क्या अर्थशास्त्र में है, क्या मुद्रा राक्षस में है, क्या मेगस्थनीज की इंडिका में है, या फिर वायु पुराण में? तो मेगस्थनीज की इंडिका यानी मेगस्थनीज के अनुसार तत्कालीन मौर्य समाज में दास प्रथा का जो है उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र का उल्लेख बताया गया। मौर्य काल में जो दास प्रथा थी वो प्रचलित थी, परंतु इंडिका के अनुसार नहीं थी। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष रूप से किसके द्वारा किया गया या उल्लेखित है? तो मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख किया। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में टैक्स की चोरी करने के लिए क्या दंड दिया जाता था? तो इंडिका में उल्लेखित है कि जो व्यक्ति टैक्स चोरी करते थे तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसमें कुल जो है 6 समिति होती थी, इसमें जो है प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। विक्रय कर जो है मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूला जाता था। तो बिक्री कर जो था वो है 10वां भाग जो है वसूला जाता था मूल्य का। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका मेगस्थनीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेगस्थनीज की इंडिका है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका हो जाएगा। इसमें इंडिका राइट आंसर। इंडिका का मूल लेखक है तो मेगस्थनीज है। आप देखिए कितने जो है प्रश्न इंडिका और मेगस्थनीज से ही संबंधित जो है जोड़ करके पूछे गए। इंडिका का लेखक जो है मेगस्थनीज है, इसमें मेगस्थनीज हो जाएगा 99 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से ही वर्तमान में भी प्रचलित है? तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है मौर्य काल में नगर प्रशासन का एक प्रमुख विषय था। तो ये आज भी जो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसका प्रमुख नगरों में मौर्य काल में नगर का जो प्रमुख होता था पूर्व मुख्य या फिर नागरक होता था। मेगस्थनीज में पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख भी किया गया, इसमें कुल 30 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है, 101 मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उल्लेखित किया गया है तथा उनका विकास किया गया? तो इसमें आपका ये ऑप्शन है, संस्कृति, कला, साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कस्तक साम्राज्य। तो संस्कृति, कला एवं साहित्य सही हो जाएगा। प्रांतीय विभाजन अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य था उसे 5 भागों में विभाजित किया गया। इसमें उत्तरापद, दक्षिणापद, इस तरह के जो है मगध, जो 5 प्रांत थे। इसके साथ जो सोने के सिक्के हैं, इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि सोने के सिक्के मौर्य काल में जो है प्रचलित नहीं थे। इनकी जो शुरुआत थी वो कुषाण शासकों के द्वारा, विमकड़फिसेस के द्वारा जो है की गई थी। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें उल्लेखित भी किया गया है कि मौर्य साम्राज्य अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में मिलता है, जिनमें आपका उत्तरापद, अवंती, कलिंग, दक्षिणापद तथा जो प्राच्य पूर्वी प्रदेश है। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय जो है हिंद यवन शासकों को दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी इसमें राइट हो जाएगा। भाग एवं बलि क्या थे? तो राजस्व के स्रोत जो है भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र यह ज्ञात होता है कि राजा जो है भूमि का मालिक है और वह भूमि से उत्पन्न जो उत्पादन है उसके एक भाग का अधिकारी है। इस कर को भाग कहते हैं। बलि भी जो है एक प्रकार का राजस्व का ही सोर्स था। क्वेश्चन नंबर 103 है, मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था। अन्य जो भी इसमें अधिकारी दिए गए हैं, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था, जो भूमि से कर वह वसूलता था। इसके साथ ही एग्रोनोमोई जो है मार्ग निर्माण अधिकारी कहा जाता है। ये इससे जो है प्रश्न ये पूछा गया है, इसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में।
शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय व व्यापार कर वसूलता था, के साथ ही अकराध्यक्ष जो है ये खानों का नियंत्रण करता था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आई, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, मौर्य परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? समाहर्ता संबंधित हो जाएगा, जबकि जो अंतपाल है ये सीमा रक्षक है, सीमावर्तों की जो दुर्ग थे उनकी देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा ये विभिन्न जो विषय थे यानी जो जिला स्तर के जो कमिश्नर थे उनका प्रशासन होता था। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? तो पोतवाध्यक्ष, सीताध्यक्ष राजकीय जो भूमि होती थी उससे कर वसूलता था, जबकि पणियाध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग से संबंधित थे, जबकि सूनाध्यक्ष ये बूचड़खाने के प्रभारी होते थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मार्ग निर्माण जिससे जो है ये संबंधित है। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं पर्यवेक्षण, ये प्रारंभिक परीक्षा 2020 में पूछा गया है। न्यायिक प्रशासन में भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाने का जो प्रभार था वो इन्हें दिया गया था, एग्रोनोमी। अगला प्रश्न है, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ जो है गंदगी फैलाने पर, ये कर जो है वसूला जाता था। प्रश्न नंबर 109 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला था। हमने जब शुरू में इसे जो 70 क्वेश्चन उन पर चर्चा की थी तो उसमें बताया गया था मौर्य काल में जो शिक्षा का केंद्र था वह तक्षशिला था, तथा इनका राजकीय चिन्ह जो है मयूर था, जबकि भाषा प्राकृत थी। इस वंश के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वह जो जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद जो बिंदुसार हैं उनके पुत्र, उनके उत्तराधिकारी वह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हैं, जबकि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला है। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बौद्ध व जैन परंपरा से जुड़ा था। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म यानी 563 ईसा पूर्व से पहले की गई थी। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं उनका जन्म जो है यहीं हुआ था, जबकि नालंदा जो है एक बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है जिसका जो स्थापना है गुप्त काल में हुई थी। प्रश्न नंबर 110 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार में मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? तो आपका इसमें धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय मौर्य काल में प्रचलित थे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किनका जो व्यवसाय था? तो मागध का जो है ये व्यवसाय था। ऑप्शन डी राइट आंसर। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया। तो गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का श्रेय चोलों को दिया गया है। ठीक है, चोलों के द्वारा शुरुआत की गई यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्राचीन काल की जो भारतीय स्थिति थी उसमें जो ग्रंथ थे उनमें से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पति द्वारा जो छोड़ दी गई पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, जो पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी है। मौर्यकालीन समाज में यानी तलाक की प्रथा थी। तो यहाँ से जो है प्रश्न ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह वर्जित है तो ये आपका मनुस्मृति में प्रचलित है। 38वें खंड में जो है मनुस्मृति के 38वें खंड में जिसकी पत्नी, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है उसे जो है विदुर कहा जा सकता है और वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री को यह पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? तो व्रात्य क्षत्रिय इन्हें कहा गया। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए हैं? तो निम्नलिखित में से जो व्यक्ति हैं वो भारत में किसी न किसी समय जो आए हैं, इनमें सबसे पहले आपका मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए।
उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त साम्राज्य के समय फाहियान आए। इसके बाद जो है ह्वेन-सांग आए हर्षवर्धन के समय, और इत-सिंह जो है ये सबसे अंत में इस सूची के अनुसार। तो यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी। उसके बाद ह्वेन-सांग जो है हर्षवर्धन के समय आए। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त शासक के समय भारत की यात्रा की, और 7वीं शताब्दी में जो है इत-सिंह भारत की यात्रा पर आए थे, जो कि एक चीनी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 117 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें आपका जो सूची फर्स्ट है उसे सूची सेकंड में जो उपाधि दी गई है, जो अन्य नाम दिए गए हैं शासकों को, उससे सुमेलित करना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स के द्वारा सेंट्रोकोट्स कहा गया, जबकि जो बिंदुसार है उन्हें आमित्रघात कहा गया। सम्राट अशोक को देवानाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया, जबकि चाणक्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य का कन्या नाम जो है विष्णुगुप्त भी है। तो इसलिए ऑप्शन आपका इसमें सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो मौर्य सम्राट का जो अंतिम मौर्य सम्राटों में अंतिम जो सम्राट था वह वृद्धरथ था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 BC में की गई, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही शुंग वंश की स्थापना की गई थी, जो कि एक ब्राह्मण साम्राज्य हो जाएगा। मौर्य के बाद जो है ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 119 है, अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई, ये सही हो जाएगा। अंतिम शुंग शासक राजा जो है देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की, और सिंहासन हथिया लिया। बिल्कुल, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया। उसके बाद आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित जो है कर दिया था, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि मौर्यों के बाद शुंग आए, शुंग के बाद जो है कण्व आए, कण्व के बाद जो है जो सातवाहन वंश है आंध्र सातवाहन वंश, उसका उदय हुआ था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्याख्या देखेंगे, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, वह पुष्यमित्र शुंग था, जबकि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव द्वारा की गई और कण्व वंश की स्थापना की गई, और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सीमुख द्वारा की गई, और इसके द्वारा आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 120 है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सौराष्ट्र में झील का निर्माण किया गया, उनके जो वहाँ का राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा किया गया। उसके बाद जो है आपका अशोक हो जाएगा। तो सम्राट अशोक तथा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो सुदर्शन झील है। हालांकि इसमें जो पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक का ही नाम उल्लेख है, क्योंकि ये पूर्व की शताब्दी से जो संबंधित बात है। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी इस क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इनका समय ईसा पूर्व के जो है बाद हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका इसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन जो गिरनार क्षेत्र से सौराष्ट्र के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त के द्वारा वहाँ पर झील का निर्माण किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लिखित है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जोड़ागर अभिलेख, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, और यह गुजरात के जूनागढ़ से शक संवत 72 यानी 150 ईस्वी का जो है एक अभिलेख है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ये बराबर पहाड़ी जो है कुल 4 गुफाएं हैं, इसमें सुदामा, कर्द, चौपार, विश्व झोपड़ी। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल, चूँकि
अशोक के पिता यानी बिंदुसार जो है वाजिवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के, तो ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी के नहीं थे, जो कि मौर्य काल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा। इसमें जो गुफाएं हैं दक्षिणी बिहार के गया जिले में बराबर वो नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं, जबकि बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं, जिसमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। चौथी गुफा में मोखरी शासक आनंद वर्मन का भी उल्लेख जो है मिलता है, जिसे वैष्णव गुफा कहा जाता है। तो यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे नोट करेंगे आप, शॉर्ट नोट टाइप में अपने नोट्स बनाएंगे। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए एग्जाम तक। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो परखम से जो है प्राप्त हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर। 126 प्रश्न है लोथल, इन्हें सुमेलित कौन सा युग में सुमेलित कहना है? नीचे दिए गए कोड से का जो है प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें लोथल आपका एंशियंट डॉकयार्ड हो जाएगा। सारनाथ जो है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश। राजगिरी में आपका लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये गलत हो जाएगा। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो इसमें आपका केवल 3 ही सही है, जबकि 1, 2, 4 जो है आपका सही हो जाएगा। चूँकि लोथल में जो है एनसीआर डॉकयार्ड, सारनाथ में फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध है, नालंदा में जो है ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं। परंतु राजगिरी जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोक का जो है ये युग्म गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सही ऑप्शन आपका सारनाथ हो। तो ये आपके जो मौर्य काल संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो पूर्व में विभिन्न आयोग के द्वारा समय समय पर आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर हमने संपूर्ण चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।